अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक है कि किस माध्यम से चीज़ें व्यक्त हो रही हैं, दूसरा ये है सब्जेक्ट क्या है, और तीसरा ये उसकी विधि क्या है। और ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी भी हैं, लेकिन तीनों अलग अलग हैं। मसलन जैसे कोई बात हम रेडियो से कहेंगे तो उसमें क्या है कि ध्वनि का असर होगा, और कोई बात हम टेलीविज़न से कहेंगे तो उसमें चित्र का असर होगा, या नाटक से कहेंगे तो दृश्य का असर होगा। दृश्य प्रमुख है। पर्सनल बातचीत में कोई बात कहेंगे संवाद में, तो एक दूसरे के बीच जो संप्रेषण है उसका असर होगा। तो अनुकरण में ये पहली चीज़ देखने की है कि जो बात कही जा रही है वो किस माध्यम से कही जा रही है। मान लो आपको एक बच्चे को समझाना है। अब घर में सभी लोग हैं, पिता भी है, माँ भी है, मौसी भी है, दादी भी है, चाची भी है, बहन भी है, भाई भी है। जरूरी नहीं बच्चा सबकी बात उस तक कम्युनिकेट करे। हो सकता है उसमें उसकी दादी हो जिसकी बात वो ज़्यादा मानता हो, वही बात वो दादी की जल्दी मानेगा। इसी तरह कलाओं में ये देखना होता है कि जो बात कही गई है वो किस कला रूप में कही गई है। कविता में कही है, नाटक में कही है, उपन्यास में कही है, महाकाव्य में कही है, किस में कही गई है। फिर ये देखना होता है कि वो क्या प्रभावशाली है माध्यम। मान लो आज कोई बात जो है रामायण की शैली में कही जाए, वाल्मीकि ने रामायण जो लिखी थी, तो लोग ग्रहण करेंगे? नहीं ग्रहण करेंगे, क्योंकि समय बदल चुका है, संदर्भ बदल चुका है। इसलिए ये जो पहली जो समस्या है वो ये है कि माध्यम किससे ये बात कही जा रही है, किस मीडियम के जरिए ये बात कही जा रही है, ये बहुत जरूरी है। अब मान लो आप गीत सुन रहे हैं, भजन सुन रहे हैं आप, तो मंदिर में भजन सुनना एक अलग बात है, और वही ऑडियो सिस्टम है। अब बाथरूम में भजन सुन रहे हैं तो वो एक अलग बात है। भजन तो है एक ही, लेकिन उसका संदर्भ बदल गया। बाथरूम में भजन सुनना और मंदिर में भजन सुनना दोनों एक चीजें एक जैसी नहीं है। तो किस माध्यम से कही जा रही है और कहां कही जा रही है, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। तो मीडियम इंपॉर्टेंट है। पहले अनुकरण में माध्यम बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा ये कि जिस पर के अरस्तु ने ध्यान खींचा है वो ये कि विषय क्या है। अब आज के ज़माने में किसी से आप बात करें तो उन आज का ज़माना है, बिल्कुल यथार्थ का ज़माना है। लोग कल्पना की बातें मानने को तैयार नहीं होते। आप किसी को लाख समझाइए कि देवी के जो 20 हाथ पैर होते हैं, कोई मानेगा ही नहीं, क्योंकि वो उसकी कल्पना का हिस्सा नहीं है। लेकिन आज से 200 साल पहले जब यथार्थ से जुड़ने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी, 200 साल पहले यह स्थिति थी कि किसी से कहते थे कि देवी के 20 हाथ पैर हैं, मान लेते थे लोग। आजकल ये मानने के लिए तैयार नहीं होते कि देवी के 20 हाथ पैर हैं। तो विषय जो कहा जा रहा है, उस विषय को जानना बेहद जरूरी है कि वो जो कहा जा रहा है वह कितना प्रासंगिक है और कितना अप्रासंगिक है। आप राम की कथा लिख सकते हैं, लेकिन वो कथा जनप्रिय होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है।
मसलन रामायण सीरियल आया, तो उस रामायण सीरियल में जो लड़की सीता बनी, उसने एक अद्भुत साड़ी पहनी, बहुत शानदार साड़ी पहनी, वो साड़ी हिट कर गई, 20,000 से ऊपर की साड़ी थी, वो साड़ी हिट कर गई बाजार में। क्योंकि अब सीरियल में जो चीज दिखाई जा रही है, कहानी तो राम की ही है, लेकिन ड्रेस महत्वपूर्ण है। क्योंकि बाजार की जो शक्तियां हैं, विज्ञापन कंपनियां हैं, जो विज्ञापन दे रही हैं, जो कंपनियां, वे चाहती हैं कि उनकी वस्तु का विज्ञापन हो रामायण की कथा के जरिए। तो मालूम पड़ा राम तो जनप्रिय बने, रामायण भी जनप्रिय बन गई, लेकिन ब्याज में सीता की जो साड़ी थी वो जनप्रिय बन गई। वही महाभारत में हुआ, द्रौपदी की जो साड़ी थी, वो चीर रण में इस्तेमाल की, वो जनप्रिय बन गई। तो जो विषय है हमें देखना होगा, उसमें कोई भी लेखक या रचनाकार किन चीजों पर जोर दे रहा है, किन चीजों को उभार रहा है। अब ये मतलब सोचने वाली बात है कि आज से कई लाख वर्ष पहले कभी राम हुए थे या सीता हुई थी, तो उस समय साड़ी का जन्म नहीं हुआ था, बलकल वस्त्र पहनते थे, साड़ी तो थी ही नहीं, कपड़ा तो था ही नहीं। कपड़ा कहां था? कपड़ा तो हाल फिलहाल की बात है, पहले कपड़े में तो लोग रहते ही नहीं थे, आदिम समाज में ऐसे ही रहते थे। तो वल्कल वस्त्र में तो सीता दिखाई नहीं दी। सीता दिखाई दी कैसे? मॉडर्न डिजाइनर ड्रेस में। तो आप चाह के भी सारी सुविधाओं के बावजूद, उच्च तकनीकी सुविधाओं के बावजूद, अधिक पहले से अधिक प्रतिभाशाली लेखकों के होने के बावजूद, आप रामायण को दोबारा चित्रित नहीं कर सकते। आप कुछ और बना सकते हैं, लेकिन दोबारा रामायण नहीं कर सकते। अगर चित्रित करने जाएंगे तो बहुत असुविधा होगी। उसमें पहली असुविधा तो जिसे कहें कि वस्त्र आभूषण नहीं होगी। मसलन राम के जमाने में सोना नहीं था, सोने की खोज बहुत बाद में हुई। तो सोना ही नहीं था तो आभूषण कहां से बनेंगे? जब धातु ही नहीं पैदा हुई तो रत्न कहां से बनेंगे? तो वो कल्पना की चीज है। लेखक कल्पना कर रहा है कि वो सजे हुए थे, वो वस्त्राभूषणों से युक्त थे, लेकिन वस्त्राभूषणों की जो बुनियादी चीज है वो तो पैदा ही नहीं हुई थी, वो सिर्फ उसकी कल्पना का हिस्सा है, कल्पना का हिस्सा है, वो कल्पना कर रहा है खाली। लेखक चूंकि बहुत ज्यादा सुसभ्य है, सुसंस्कृत है, तो वो नग्न चित्र नहीं चित्रित किए उसने, सबको मतलब बहुत ही बहादुर सुसंस्कृत ढंग से दिखाया है। लेकिन कपड़ा ही नहीं पैदा हुआ था, सोना ही नहीं पैदा हुआ था। अच्छा, दूसरी एक बात और है जो कि बहुत बड़ी है कि वाल्मीकि तो अभी की पैदाइश है, 2-2,500 साल की। राम तो कई लाख वर्ष पहले हुए थे। राम को तो वाल्मीकि ने नहीं देखा था, सीता को भी वाल्मीकि ने नहीं देखा, तो वो लिख कैसे सकते हैं कि राम क्या वस्त्र पहनते थे, सीता क्या वस्त्र पहनती थी? कल्पना। और कल्पना भी कैसी? जो उनके समाज में थी। उन्होंने जैसी कोई स्त्री देखी होगी वैसी उन्होंने कल्पना की होगी कि सीता ऐसे ही होगी सुंदर। कोई पुरुष देखा होगा तो उन्होंने कल्पना की होगी पुरुष ऐसे ही होंगे। ये उन्हीं की कल्पना है ना कि राम जो है वो नील वर्ण थे। ये कल्पना है, वो तो देखा नहीं है किसी ने। उन्होंने किसी भी चरित्र को नहीं देखा। सारे चरित्र कहां से आए? कल्पना से। और दूसरा यह कि जो जन सामान्य में प्रचलित राम कथा थी उससे उन्होंने सामग्री ली।
जो सुन लिया था राम के बारे में, कहीं कुछ कथा चल रही थी, कहीं कुछ कथा चल रही थी। तो ये देखना होता है कि लेखक ने जो विषय चुना है, उस विषय को चुनते समय वो कहाँ से सामग्री जुगाड़ करता है और कैसे जुगाड़ करता है। अगर कोई चीज वास्तव देखी है तो उसका चित्रण दूसरे ढंग से होगा, और जो देखी ही नहीं है तो उसका चित्रण काल्पनिक ढंग से होगा, उसकी कल्पना का हिस्सा है। जैसे किसान के शोषण को प्रेमचंद ने देखा, तो गोदान में उसका चित्रण जो किया वो देखा हुआ था, और वो देखा ही हुआ नहीं था। उस शोषण को आप कहीं भी हिंदुस्तान के किसी भी गांव में जाके टेस्ट कर सकते हैं। आप तमिलनाडु जाइए, आपको किसानों का वैसा ही शोषण मिलेगा। आप आंध्र जाइए, किसानों का वैसा ही शोषण मिलेगा। आप अफ्रीका में जाइए, किसानों का वैसा ही शोषण मिलेगा, क्योंकि वो यथार्थ को देख के लिखा गया था और उसमें एक सार्वभौम जो है तत्व था। जबकि अफ्रीका तो नहीं गए थे गांधी प्रेमचंद, लेकिन किसानों का शोषण एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कि गोदान में लिखा गया है। वो तमिलनाडु भी नहीं गए थे घूमने। हिंदी भाषी क्षेत्र के किसानों के जीवन को देख के जो उन्होंने महसूस किया, उसे उन्होंने चित्रित किया, अपनी रचना में उसका अनुकरण किया। जो देखा उसका अनुकरण किया और उसे लिखा। तो एक वह विषय जो कि यथार्थ सम्मत है और यथार्थ दृष्टिकोण से देखा गया है, यथार्थ में देखा गया है, जो कि वास्तव है, उस विषय का चित्रण अलग होगा। और एक वह विषय जो कि काल्पनिक है, जिसको देखा नहीं है, उसका चित्रण अलग होगा। एक जैसा ही चित्रण नहीं होगा। दोनों ही चित्रण एक लेखक के हैं। वाल्मीकि भी लेखक है और प्रेमचंद भी लेखक है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? एक यथार्थ को केंद्र में रख के लिख रहा है, एक यथार्थ जीवन के अनुभव को केंद्र में रख के लिख रहा है, दूसरा जन अनुश्रुतियों के आधार पर और कल्पना के आधार पर लिख रहा है कि जनता में जो राम कहानी प्रचलन में थी, जो उसने सुनी, उससे उसने एक बहुत अच्छी कविता बनाई, बहुत अच्छा एक महाकाव्य बनाया। तो विषय, उसकी संभावना, मसलन अगर तुमसे ये कहा जाए कि तुम अपनी माँ जैसी बनना चाहोगी, माँ तो है तुम्हारी, बहुत अच्छी है, और जिसने पैदा किया है, तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, तो कोई लड़की अपनी माँ जैसी बनना क्यों? माँ का अनुकरण करना चाहिए। अच्छा, माँ से पूछो कि तुम क्या अपनी बेटी को अपनी जैसा बनाना चाहोगी, तो प्रत्येक माँ कहेगी नहीं। क्यों? सिंपल आंसर है उसका, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण आंसर है। सिंपल मैं बता रहा हूं इसलिए सिंपल लग रहा है। वो ये कि जब कोई चीज जन्म लेती है, चाहे वो कविता हो, कहानी हो, या वो साक्षात बच्चा हो, तो जन्म जब वो लेती है तो वो जिसके गर्भ से पैदा हुई है, जिसकी कलम से पैदा हुई है, जिस चीज को देख के वह लिखी गई है, वह एग्जैक्टली वैसी नहीं होती। उसमें फर्क होता है। आप किसी भी चीज का अनुकरण कीजिए, जब आप अनुकरण करने जाएंगे तो उसमें नई चीज अपने आप आ जाएगी। पुरानी चीज के अंश रहेंगे उसमें, लेकिन वो नए रूप में ही व्यक्त होगी। अनुकरण का मतलब हूबहू कभी नहीं होता। अब देखो, वाल्मीकि ने रामायण लिखी, और वाल्मीकि के बाद में सैकड़ों लोगों ने रामायण लिखी, हर भाषा में रामायण लिखी गई, लेकिन राम कथा अलग अलग है। बौद्धों ने भी रामायण की कथा लिखी,
बौद्धों के यहाँ जो राम कथा है वो अलग है, वाल्मीकि राम कथा अलग है। किसकी बात मानी जाए? बौद्धों की बात मानी जाए, वाल्मीकि की बात मानी जाए? बौद्धों के यहाँ तो राम और सीता बहन भाई हैं, वाल्मीकि यहाँ पति पत्नी है। इसी तरह विभिन्न भाषाओं में कहानी एक ही है, रामायण की कहानी है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये सब हैं उसमें, लेकिन सब जगह कहानी अलग अलग है, सब जगह उसके रूप अलग अलग हैं। एक विषय जब कोई भी लेखक लिखने जाता है तो वो कभी भी किसी भी चीज का अनुकरण नहीं करता, कोशिश करता है, शुरुआत वहीं से करता है कि मैं वहां से ले रहा हूं, लेकिन जब लिखने जाता है तो वो वैसी चीज नहीं होती, उसमें परिवर्तन होता है। जो ही वो लिखने जाएगा उसमें नया कोई ना कोई एलिमेंट शामिल हो जाएगा, और नया जो तत्व शामिल होता है वही उसको नई रचना बना देता है। तो कहीं वो रामायण है, कहीं वो रामचरितमानस है, कहीं वो कदम्ब रामायण है, कहीं वो किसी और नाम से रामायण है, किंतु 300 से अधिक रामायण है, लेकिन सबकी कहानी अलग अलग है, विषय एक ही है। क्योंकि जब ये 300 रामायण के लेखक अपने अपने तरीके से रामायण लिखने गए तो इन्होंने राम की कहानी अलग अलग ढंग से लिखी। तो एक ही विषय का प्रस्तुतिकरण अगर 2 लोगों को दिया जाए, 3 लोगों को दिया जाए, तो वो एक जैसा नहीं होगा, वो भिन्न होगा, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। लाख कोशिश कर लीजिए आप कि कोई भी चीज जब आप कहते हैं कि तुम ऐसा करो, तो कभी वैसी एग्जैक्टली नहीं होती, कभी नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो आदमी लिख रहा है वो लिखते समय अपनी भावनाएं, अपनी अनुभूति, अपने अनुभव, इन सबको भी शामिल करता है। दूसरी चीज, जब वो लिख रहा है तो वो तो लिख चुका, अब मुसीबत क्या है कि जब वो कोई पढ़ेगा उसे, तो वो क्या वैसे ही पढ़ेगा जैसा लिखा गया है? वो अपने हिसाब से पढ़ेगा। मसलन तुलसी ने रामचरितमानस लिखी, तो रामचरितमानस लिखते समय तुलसी का जो लक्ष्य था वो अलग था, लेकिन बाकी लोग जो रामायण पढ़ते हैं वो अलग अलग लक्ष्य के लिए पढ़ते हैं। किसी के लिए वो धार्मिक किताब है, किसी के लिए वो अखंड रामायण की किताब है, किसी के लिए वो साहित्यिक किताब है, किसी के लिए एमए की पाठ्यक्रम की किताब है। तो उनके पढ़ने का लक्ष्य अलग अलग है, एक ही लक्ष्य नहीं है। किताब किंतु एक ही है। किसी के लिए वो दंगे कराने की किताब है, दंगे भी हुए, जबकि किताब में ऐसा कुछ नहीं है जिससे दंगा हो जाए। किताब में ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि वो जो लड़की थी जो सीता बनी थी उसकी साड़ी की बिक्री हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कि माल की बिक्री हो, जो उसमें वस्तुएं इस्तेमाल की गई सीरियल में उनकी बिक्री हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। पाठ जब पढ़ा जाएगा, जिसके द्वारा पढ़ा जाएगा, उसकी व्याख्या वो फिर अपने तरीके से नहीं करेगा। तो पाठ एक तो जब लिखा गया तो वो अनुकरण के आधार पर नहीं लिखा गया, बल्कि अनुकरण करते हुए नया लिखा गया। और जब पढ़ा गया तो जो लेखक का मकसद था उसके हिसाब से नहीं। तुम लाख समझाओ, सिंजो ये मत करना, सिंजो सुन लेता है, और सिंजो शेष में फिर दूसरी काम करता है। क्यों? उसकी अपनी बुद्धि चलती है, वो अपनी बुद्धि का क्या करेगा। लेखक की भी अपनी बुद्धि चलती है, उसकी अपनी अनुभूतियां होती हैं, उसकी अपनी संवेदनाएं होती हैं, वो उसमें काम करती हैं। और कई बार क्या होता है कि जो उसने पढ़ा है या देखा है उसे वो जो ग्रहण करता है, वो ग्रहण करते समय वो दिक्कत ये होती है कि वो ग्रहण करते समय बहुत सारी चीजें अंदर जाती हैं,
लेकिन लिखते समय वो बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं अंदर और नई चीज चली आती है। आपने कोई चीज देखी, आपने देखा कि अच्छा यहाँ ये मैक्स हॉस्पिटल है, इसके सामने पेड़ हैं, इधर जो है गाड़ियां खड़ी रहती हैं, इधर रोड है, इधर पुलिस का हेडक्वार्टर है, इधर हाउसिंग सोसाइटी है। लेकिन जब लिखने गए तो लगा कि ये नहीं, कुछ और बनाते हैं, एक अच्छा सा बागान बनाते हैं, कोई बगीचा बनाते हैं जिसमें बढ़िया से फूल हों चारों तरफ, और उसमें अशोक वाटिका बनाते हैं। तो वो अपनी अपनी कल्पना से आपने, तो लेखक की कल्पना विषय के अनुकरण से बाहर ले जाती है। आप लाख समझाइए उसे। वही मां जिसने पैदा किया अपनी बेटी को, वही मां जब देखती है, वो खुद नहीं पढ़ पाई, लेकिन जब देखती है कि अरे यार दूसरों की बेटियां तो बड़ा पढ़ के कमाई कर रही हैं, बढ़िया से रह रही हैं, तो उसकी भी इच्छा होती है कि उसकी बेटी पढ़े, कमाई करे और अच्छे से रहे। पहले उसकी कल्पना में ये चीज नहीं थी, क्योंकि उसने देखा ही नहीं, तो गांव की औरतें ही देखी थी, गांव की औरतें जैसे रहती हैं वैसे ही सोचती थी। लेकिन जब थोड़ा सा बड़ी हुई तो उसको दूसरी चीजें दिखाई देने लगी, तो वो धीरे धीरे सोचने लगी कि उसकी बेटी को ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके जीवन के अनुभव ने उसकी धारणा बदल दी। तो उसकी कल्पना ये होती है कि मेरी बेटी मेरी जैसी नहीं होनी चाहिए। कोई मां अपनी बेटी को अपनी जैसी नहीं बनाना चाहता कि वो उसकी हूबहू डुप्लीकेट बने, और वो चाहे तब भी नहीं बन सकती। दूसरी बात ये, अगर मां कोशिश भी कर ले तब भी ऐसा संभव नहीं है। पहली चीज तो कोई भी चीज जब अनुकरण करके लिखी जाएगी तो वो हूबहू वैसी ही नहीं लिखी जाएगी। जब भी लिखी जाएगी उसमें कोई ना कोई नई चीज आएगी। हो सकता है पूरा विषय ही बदल जाए, हो सकता है कुछ पहलू ही बदलें, लेकिन वो हूबहू वैसी नहीं होगी। तो अरस्तु जिस अनुकरण की बात करते हैं वो अनुकरण का मतलब हूबहू प्रस्तुति नहीं है, बल्कि अनुकरण का मतलब है अनुकरण का अतिक्रमण। जब वो अनुकरण का अतिक्रमण करता है तब वह साहित्य की सृष्टि करता है, क्योंकि साहित्य की सृष्टि के लिए नए का होना बेहद जरूरी है। बिना नए के साहित्य नहीं बनता। तो कोई भी रचना किसी भी विषय की हूबहू प्रस्तुति नहीं होती। जब लेखक लिखने जाता है तो वो उसमें नई चीजें जोड़ता है, और ये नई चीजें जोड़ते समय वो दो चीजों का इस्तेमाल करता है। एक तो माध्यम का इस्तेमाल करता है, दूसरा शैली का इस्तेमाल करता है, रीति। थर्ड एलिमेंट है रीति। वो ये कि जिसे हम लोग विधि कहते हैं, तो हर एक लेखक की रीति अलग अलग है, हर टीचर की पढ़ाने की पद्धति अलग अलग है। एक जैसी विषय यही है। एक किताब भी है तुम्हारे पास में, तुम देखोगे उसमें लिखा है जिस तरह से, मैं उस तरह से नहीं पढ़ाता, मेरी पद्धति अलग है। मुझे लगता है कि सामान्य भाषा में जैसे पढ़ाया जाए वो ज़्यादा अच्छा है। जो एकेडमिक लैंग्वेज है उसमें पढ़ाने से बच्चों के दिमाग में चीज़ें नहीं आती। हर लेखक अपने लिए अलग शैली या रीति चुनता है। हर लेखक की अपनी रीति होती है। वो चाह के भी किसी को नकल नहीं कर सकता। सेकंड चीज ये कि जो इसमें बहुत
ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये कि किसी भी रचना को लिखते समय उसमें जाहिर है कि उसमें जो शिल्प है, जिसे हम लोग भाषा कहते हैं, छंद कहते हैं, रस कहते हैं, अलंकार कहते हैं, ये जो शिल्प विधान है, ये शिल्प विधान निर्भर करता है लेखक के अभ्यास पर। यानी जो रीति है या विधि है, लिखने की शैली है, ये जितनी अच्छे ढंग से उसने लेखक ने अभ्यास किया है उतना ही वो अच्छा लिख सकता है। जिसने कम अभ्यास किया है उसका उतना ही कमजोर होगा। मान लो, फर्ज करो, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे सामने खाना बनाया, तुम्हें दिखाया, तुमने देख लिया उसे, तुम्हारे सामने उसने 2 तरह की सब्जी बनाई और देख लिया तुमने, और फिर दूसरे दिन तुमसे कहा तुम जरा वो सब्जियां बना दो। फिर तुम पहली बार बनाने की, तुम्हारी माँ 20 साल से खाना बना रही है, तो जाहिर है कि तुम्हारा खाने में और उसके खाने में फर्क होगा। क्यों? क्योंकि अभ्यास तुम्हारा पहले दिन का है, उसका 20 साल का है। तुमने हूबहू सारी चीज वैसी ही की जैसी माँ ने की थी, वैसे ही खाना बनाया, वैसे ही मसाले डाले, वैसे ही सब कुछ किया, लेकिन खाने का टेस्ट वैसा नहीं आया, क्योंकि हमारा अभ्यास कम था, मां का अभ्यास ज्यादा था। उसी तरह छंद, भाषा, अलंकार, इनके प्रयोग में, रचना में वे लेखक ज्यादा समर्थ साबित हुए जिनके अभ्यास ज्यादा थे। जो एकदम नए नए ताजा लेखक हैं कि उतने ही सीमित अभ्यास हैं, उनके पास तो उतना बड़ा अभ्यास नहीं है। दूसरी एक चीज और है जो कि लेखन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कि जब कोई लेखक किसी माध्यम से रचना या किसी विषय को कहना चाहता है और कोई शैली चुनता है, तो इन तीनों को ऊंचा उठाने में जो सबसे बड़ी चीज है वो है लेखक का दृष्टिकोण। वो कैसे देखता है और कहां से देखता है, इसकी चर्चा अरस्तु नहीं करते। मसलन आपको यहां से खड़े होके सामने देखना हो तो आप कितनी दूर देखेंगे? अधिक से अधिक 500 मीटर, 1000 मीटर। लेकिन अगर आपको 10 मंजिल पे खड़ा कर दिया जाए और कहें कि फिर अब देखो, तो ज्यादा दूर देख पाओगी। तो जितनी ऊंचाई से देखोगी उतना दूर देख पाओगी। तो लेखक के पास में जितना बड़ा दृष्टिकोण होगा वो उतना ही ज्यादा दूर की देख पाएगा। लेखक का जितना छोटा दृष्टिकोण होगा वो उतनी ही करीब की चीज देख पाएगा, दूर की चीज नहीं देख पाएगा। तो एक रचना के लिए, बड़ी रचना के लिए एक बड़े दृष्टिकोण का होना बेहद जरूरी है। और बड़ा दृष्टिकोण इस बात से पर निर्भर करता है कि आखिर लेखक कहां से खड़े होकर देखता है। अगर आप जमीन से देखेंगे तो कितनी दूरी देखेंगे, और पहाड़ से जमीन को देखेंगे तो कितना दूर तक देखेंगे, अनेक दूरी तक देखेंगे आप। और हवाई जहाज से देखेंगे तो पूरा नीचे से ऊपर तक सब दिखाई देगा। क्यों? तो आप आकाश में है, आप 25,000 किलोमीटर की ऊंचाई से देख रहे हैं चीजें। तो लेखक का विजन जितना बड़ा होगा वह चीजों को उतनी ही सफाई से और उतनी ही दूर तक देख सकता है। और लेखक का विजन जितना, हेलो, हाँ,